लाला जुगल किशोर अग्रवाल और उनकी पत्नी रेनू अपने कमरे में बैठे थे। कमरे के दरवाजे के बाहर से नौकर रामू ने आवाज दी, साहब जी, भोजन मेज पर लगा दिया है, आप लोग आइए, भोजन कर लीजिए। लाला जी नियमित रूप से दिन में 2 बजे एवं रात्रि में 9 बजे भोजन कर लेते हैं। दोनों पति पत्नी ने भोजन करने के बाद जैसे ही अपने कमरे में प्रवेश किया ही था कि लाला जी का मोबाइल बजने लगा। बेटे राजीव का फोन था। बेटे ने पिता को प्रणाम किया। लाला जी ने बेटे का हाल चाल जानने के बाद पूछा, बेटा कोई परेशानी तो नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है? राजीव ने उत्तर देते हुए कहा कि नहीं पापा, आपके आशीर्वाद एवं ईश्वर की कृपा से मैं ठीक हूँ, बस 10,000 रुपये की आवश्यकता है। लाला जी बोले, बेटा अभी 10 दिन पहले ही तो मैंने 10,000 रुपये भेजा था, वे रुपये क्या समाप्त हो गए? राजीव, हाँ पापा, खर्च हो गए। लाला जी, ठीक है बेटा, कल तुम्हारे खाता में डाल दूंगा। पिता पुत्र की बात को रेनू बड़े गौर से देख रही थी। बातचीत समाप्त होते ही लाला जुगल किशोर गंभीर हो गए। रेनू ने लाला जी से प्रश्न किया कि इतना उदास क्यों हो गए? बेटे से क्या बात हुई, मुझे भी तो बताओ। लाला जी ने खींचते हुए उत्तर दिया कि लाडले ने 10,000 रुपये की मांग की है। रेनू बोली, इसमें इतना नाराज होने की क्या जरूरत है, पैसा भेज दो, दिल्ली जैसे बड़े शहर में बेटा पढ़ रहा है, आवश्यकता पड़ गई होगी। लाला जी, यह सब तुम्हारे प्यार और दुलार का ही परिणाम है, संकेत अच्छे नहीं है, मुझे आशंका हो रही है कि वह बुरी संगति में फंस गया है। रेनू, जब बेटा अच्छे कार्य करता है तब आप कहते हैं कि आखिर बेटा किसका है? बुराई की आशंका पर आप मुझे दोष देने लगते हैं। मुझे अपने बेटे पर पूर्ण विश्वास है, वह कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है। लाला जी, मैंने उसे गलत नहीं मान लिया है, लेकिन 10 दिनों पूर्व ही 10,000 रुपये भेज चुका हूँ। इधर 2 महीने से उलकी पैसे की मांग बढ़ गई है। 6 माह से दिल्ली में है। पहले उसको भेजे जाने वाले प्रति माह 25,000 रुपयों में काम चला लेता था। जब भी मैंने उससे पूछा कि बेटा पैसे की जरूरत होगी बता देना, वह कहता था कि पापा जो पैसे आपने दिए हैं उसमें से ही बचा है। इधर कुछ कुछ दिनों से उसकी आवश्यकता बढ़ गई है, इसलिए मेरा शंका करना स्वाभाविक है। रेनू, आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? आप छिद्रान्वेषी व्यक्तियों की भांति बस नकारात्मक ही सोचते हैं। चिराग तले अंधेरा, लाखों रुपए अनाथाश्रम एवं अन्य संस्थाओं को प्रति वर्ष दान कर देते हो। बेटे ने पैसा मांग लिया तो तरह तरह के विपरीत विचार आने लगे। याद करो, आपने मुझसे कहा था कि मेरा बचपन अभाव और गरीबी में बीता है, मैं अपने बच्चों को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, गरीबी शब्द का एहसास भी उन्हें नहीं होने देंगे। लाला जी, रेनू, तुम मुझे अन्यथा ले रही हो, मैं आज भी अपनी बात पर अडिग हूँ। 10,000 कुछ भी नहीं है, मैं कुछ ही पल में बेटे की भलाई के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ। इसे वाद विवाद का मुद्दा मत बनाओ, जरा ठंडे दिमाग से सोचना। हम लोग राजीव के माता पिता हैं, सदैव उसका भला ही चाहेंगे। लाला जी की बातों को सुनकर रेनू शांत हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि कल राजीव से बात करेगी, बेटे को शक भी न हो, बात ही बात में पैसे के बारे में भी पूछ लेगी। लाला जुगल किशोर के पिता लाला अमरनाथ अग्रवाल एक गरीब आदमी थे। फेरी लगाकर कपड़े बेचकर किसी तरह घर की गाड़ी चलती थी। बड़ा परिवार होने के कारण जरूरत की हर वस्तुओं की कमी घर में बनी रहती थी। लाला अमरनाथ के 7 संतानें थी, 4 बेटे और 3 बेटियां। लाला जुगल किशोर उनकी संतानों में सबसे बड़े थे। जुगल किशोर केवल 8वीं कक्षा ही पास कर पाए थे। पिता ने उनको अपने व्यवसाय में लगा लिया था। पिता पुत्र दोनों के व्यवसाय में लग जाने के कारण आमदनी कुछ बढ़ गई। लाला जुगल किशोर पिता के साथ मेहनत और ईमानदारी से कार्य करने लगे। फलस्वरूप उनको कपड़े के काम में महारत हासिल हो गया। वर्षों की कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से कार्य करने के कारण उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्तमान में लाला जुगल किशोर कपड़ा उद्योग जगत में एक जाना पहचाना नाम हो गया है। कपड़ा निर्यात के क्षेत्र में लाला जुगल किशोर को बहुत ख्याति दिलाई। सैकड़ों लोग उनके फर्म में काम करने लगे। करोड़ों रुपए प्रति वर्ष लाभ होने लगा। लेकिन लाला जुगल किशोर अपने अतीत को कभी नहीं भूल पाए। यही उनकी सफलता की कुंजी थी। गरीबों के प्रति उनके मन में सदैव सहानुभूति रहती है, इसलिए वे हर वर्ष अपनी कमाई का 10% गरीबों में बांटते अथवा गरीबी उन्मूलन में शामिल संस्थाओं को दान करते हैं। लाला जुगल किशोर की 2 संतानों में बड़ी बेटी राधा और छोटा बेटा राजीव है। पिछले वर्ष बेटी राधा की शादी बड़े धूमधाम से जाने माने हीरा व्यवसायी रतन लाल अग्रवाल के बेटे नितिन से कर दिया था। बेटी अपने ससुराल में रहती है। लाला जी की इच्छा थी कि बेटा राजीव MBA कर ले, उसके बाद उसे अपने कामकाज को सौंपकर कार्य के बोझ से मुक्ति पा ले। इसलिए लाला जी ने अच्छी धनराशि दान के रूप में देकर बेटे का दाखिला दिल्ली के मशहूर कॉलेज में करा दिया था। बच्चों की सबसे प्रथम पाठशाला उसका घर होता है।
माता पिता के द्वारा बचपन में बच्चों को दिए जाने वाले अच्छे संस्कार, उनकी अच्छी परवरिश उसी भांति एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, जैसे मजबूत बुनियाद पर निर्मित गगनचुंबी चट्टान की तरह खड़ी बहुमंजिला इमारत। ऐसी ही परवरिश लालाजी और रेनू ने अपने बच्चों राधा एवं राजीव की थी। रेनू ने लाला जुगल किशोर से वाद विवाद तो कर लिया, लेकिन राजीव के द्वारा बार बार पैसे की मांग करना उसे भी कुछ अटपटा लगा। सांकाल का समय था, लालजी अपने कार्यालय से लौटकर नहीं आए थे। रेनू ने राजीव के नंबर को डायल किया। अटपटा लगा। सांकाल का समय था, लालजी अपने कार्यालय से लौटकर नहीं आए थे। रेनू ने राजीव के नंबर को डायल किया। राजीव ने मां को प्रणाम किया। मां ने भी बेटे को आशीर्वाद दिया। मां बेटे में कुछ देर बात हो जाने के बाद रेनू ने बेटे से पूछा, बेटा, तेरे पापा कह रहे कि आजकल तू पैसा अधिक मांग रहा है। मेरी बात को अन्यथा न लेना बेटा, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में ज्यादा मित्र मत बनाना। तेरे जैसे भोले भाले बच्चों को मित्र बनाकर बिगड़ेल बच्चे नाजायज फायदा उठाते हैं। राजीव ने कहा, मां, आप चिंता मत करो, मैंने अपने कमरे के सहपाठी विवेक के अलावा किसी को मित्र नहीं बनाया है। आप अपने बेटे पर भरोसा रखिए, आपका बेटा कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे आप लोगों को लज्जित होना पड़े। बेटे से बात हो जाने के बाद रेनू पूरी तरह विश्वास हो गया कि राजीव के ऊपर उसके पिता की शंका का कोई आधार नहीं है। लाला जुगल किशोर जब कार्यालय से घर वापस आए, रेनू ने अपने एवं राजीव के बीच हुई वार्ता के बारे में लालाजी को बताकर यह समझाने का प्रयास किया कि वे व्यर्थ में राजीव को लेकर शंका और चिंता न करे। लालाजी भी रेनू से सहमत हो गए। लालाजी के द्वारा राजीव को पैसा भेजे हुए 1 सप्ताह ही बीता था। एक दिन लालाजी अपने कार्यालय में अपना कार्य निपटा रहे थे। इसी बीच राजीव के कॉलेज के प्रधानाचार्य का फोन लाला जुगल किशोर के मोबाइल पर आया। प्रधानाचार्य ने कहा कि लालाजी, आपके बेटे राजीव का परीक्षा शुल्क नहीं जमा हुआ है। सामान्यतः ऐसे बच्चों को हम लोग परीक्षा में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन आपके द्वारा कॉलेज में किए गए योगदान को ध्यान में रखकर राजीव को परीक्षा से वंचित नहीं करेंगे, लेकिन आप परीक्षा शुल्क जमा करा दीजिएगा। प्रधानाचार्य की बातों को सुनकर लाला जुगल किशोर को सांप सूंघ गया। अब उनको बेटे पर होने वाली शंका विश्वास में बदल गई कि राजीव गलत राह पर चलने लगा है। घबराहट में उनके पसीना आने लगा। लाला तत्काल घर के लिए निकल पड़े। असमय पसीने से तर लालाजी के घर आने पर रेनू भी घबरा गई। डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टर ने पूरे शरीर की जांच के बाद कुछ दवाएं देकर आराम करने की सलाह दी। लालाजी दवा खाकर सो गए। रेनू को ड्राइवर ने बताया कि लालाजी किसी से फोन पर बातचीत के बाद परेशान हो गए हैं। सांकाल सोकर उठने पर रेनू ने लाला से परेशानी का कारण पूछा। लालाजी ने प्रधानाचार्य से हुई बात रेनू को बताई। सत्यता की जानकारी होने पर रेनू को भी गहरा धक्का लगा। उन लोगों ने निश्चय किया अब राजीव की पढ़ाई को विराम देकर उसे घर बुला लिया जाए। रेनू ने राजीव को फोन कर उसके पिता की अचानक तबीयत खराब होने की बात बताकर तुरंत घर आने के लिए कहा। पापा के तबीयत खराब होने की बात सुनकर राजीव दुखी होने के साथ ही घबरा गया। उसने विवेक से कहा, मित्र, मुझे तत्काल घर जाना है, लेकिन तू चिंतित मत होना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तू रेनू और लाला जुगल किशोर ने तय किया कि बेटे से कोई कुछ भी नहीं पूछेगा। अब उसको वापस दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। राजीव अपने माता पिता से अत्यधिक प्रेम करता है। घर पहुंचते ही वह पापा से लिपट कर रोने लगा। बेटे के प्रेम ने लाला के सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। लाला जुगल किशोर, बेटा राजीव, अब मुझसे अधिक कार्य नहीं हो पाता है, तुम मेरी सहायता करो, व्यापार संभालो, 1-2 दिन आराम कर लेने के बाद मेरे साथ काम शुरू करो। जब आप अनुभवी हो जाएंगे मुझे आराम मिल जाएगा। राजीव, पापा, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कार्य संभाल लूंगा। लाला जुगल किशोर, नहीं बेटा, मेरी उम्र ढलान पर है, मेरा शरीर भी अब अधिक मेहनत सहन नहीं कर पाता है, इसलिए अब आप व्यवसाय को संभालो। राजीव कुछ कहते, बीच में ही रेनू ने लाला का समर्थन करते हुए बेटे को पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने के लिए प्रेरित किया। राजीव कुछ उत्तर न देकर अपनी मूक सहमति दे दी। राजीव से कुछ भी पूछताछ नहीं किया गया, लेकिन मां रेनू को राजीव के द्वारा दिलाए गए विश्वास पर गहरी चोट लगने के कारण वह सच्चाई जानना चाहती थी। रात्रि में भोजन करने बाद रेनू राजीव के कमरे में बेटे से इसी विषय पर बात करने जा रही थी। दरवाजे पर पहुंचने पर उसे राजीव को किसी से फोन पर बातचीत करते सुना। रेनू दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। राजीव विवेक से कह रहा था कि मित्र विवेक, अब हम वापस नहीं आएंगे, मैं अपने माँ और पापा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके लिए अपनी पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, लेकिन तू चिंतित मत होना, मैं समय समय पर पैसा भेजता रहूंगा। अब मैं फोन रख रहा हूँ, बाद में बात करेंगे।
रेनू को समझ में आ गया कि राजीव के द्वारा पैसा विवेक को ही दिया जा रहा है। इसके क्या कारण है, यह जानना आवश्यक है। रेनू राजीव के कमरे में नहीं गई। वह लाला जुगल किशोर के पास जाकर उनसे राजीव और विवेक के बीच हुई वार्ता को साझा करते हुए बताया कि विवेक और राजीव छात्रावास में एक ही कमरे में रहते हैं। आपको जब आराम हो जाए आप विवेक से मिलकर सत्यता की जानकारी अवश्य कीजिए। लाला जी बोले, रेनू बेटा घर आ गया, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं शीघ्र ही दिल्ली जाऊंगा। लेकिन इसकी भनक राजीव को नहीं होनी चाहिए। एक दिन लाला जुगल किशोर राजीव के छात्रावास में पहुंच गए। राजीव और विवेक के कमरा नंबर 11 पर ताला लटक रहा था। बरामदे में खड़े बगल के कमरों के छात्रों को लाला ने अपना परिचय देते हुए विवेक के बारे में पूछा। छात्रों ने बताया, सर विवेक अभी अभी सारा सामान लेकर पढ़ाई छोड़कर अपने घर चला गया, उसी को ही विदा कर हम लोग आ रहे हैं। राजीव की पाए आपने क्यों छुड़ा दिया सर? राजीव विवेक की बहुत मदद करता था। राजीव एवं विवेक जैसे मित्रों के जाने से हम लोग बहुत दुखी है। राजीव का सामान कमरे में बंद है, आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। लाला ने उन छात्रों से अनुरोध किया कि बेटा मेरी मुलाकात विवेक से करा दो, मेरा मिलना अति आवश्यक है। छात्रों ने बताया कि विवेक शायद गेट पर ही हो, हम लोग प्रयास करते हैं। विवेक को फोन मिलाए जाने पर पता चला कि वह गेट पर ही है। उसको बताया गया कि राजीव के पिताजी आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। विवेक सामान गेट के प्रहरी के पास छोड़कर लाला के पास मिलने आ गया। लाला जुगल किशोर ने विवेक से पूछा, बेटा आप पढ़ाई छोड़कर क्यों जा रहे हो? विवेक, सर शायद भगवान ही मुझसे नाराज हैं। मैं 2 माह पहले ही पढ़ाई छोड़ चुका था, क्योंकि मेरे पिताजी की असामयिक निधन हृदयाघात के कारण हो गया था। मेरे पिताजी एक निजी स्कूल में अध्यापक थे, लगभग 20,000 प्रति माह वेतन पाते थे। मेरी माँ भी एक निजी स्कूल में पढ़ाती हैं, उनको 8,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। मेरी एक छोटी बहन है, वह इंटर में पढ़ती है। पिताजी के मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया था। मैं अपना सामान बांध कर जाने की तैयारी कर रहा था, परंतु राजीव ने मुझे रोक लिया। उसने मुझे मेरी माँ का सौगंध देकर रोक लिया। उसने मुझसे बताया कि मेरे पापा आपको बहुत ही दयालु और परोपकारी इंसान है, मैं घर जाऊंगा तब तुम्हारे बारे में उन्हें बताऊंगा। उसने मेरी पढ़ाई पर होने वाले व्यय को अपने ऊपर ले लिया, मेरा परीक्षा शुल्क जमा करा दिया, जबकि स्वयं का नहीं जमा किया। इसी बीच आपके बारे पता चलने वह घर चला गया। उसने जब फोन पर मुझे बताया कि वह पढ़ाई छोड़ रहा है, मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मैं इसका दोषी स्वयं को मानता हूँ, इसलिए मैंने भी पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया और मैं घर जा रहा हूँ। मेरे लिए राजीव इंसान नहीं भगवान के समान है। विवेक के आंखों से छलके हुए आंसू हृदय के दर्द को बयां कर रहे थे। अंत में विवेक ने लाला जी से कहा कि सर जी मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आप राजीव की पढ़ाई जारी रखिएगा, वह एक महान व्यक्तित्व का परोपकारी लड़का है। विवेक के द्वारा राजीव के बारे में सच्चाई की जानकारी होने पर हर्ष मिश्रित पश्चाताप के साथ लाला जुगल किशोर विवेक के आंसू पोंछते हुए बोले, बेटा राजीव पढ़ाई जारी रखेगा और आप भी जाओ अपना सामान ले आओ। आज से लाला जुगल किशोर को आप अपने पिता के समान ही समझना, मैं घर पहुंचने पर राजीव को भेज दूंगा। विवेक की बातों ने लाला जुगल किशोर को अपने बचपन में पैसे के अभाव में पढ़ाई न हो पाने के दर्द को ताज़ा कर दिया। उन्होंने वहां उपस्थित छात्रों से कहा कि विवेक जैसे और भी छात्र हों तो मुझे बता देना, मैं उनकी मदद करूंगा। तालियां बजने लगी, माहौल में खुशियां छा गई। लाला जुगल किशोर आह्लादित मन से घर वापस आने के लिए निकल पड़े। सभी उपस्थित छात्र लाला जुगल किशोर को छात्रावास के गेट तक छोड़ने गए। गाड़ी में बैठते ही लाला जी ने रेनू को फोन किया। रेनू को पूरी बात मालूम होने के बाद लाला जी से बोली, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा बेटा कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे आज पता चला कि इसके विचार कितने महान हैं। लाला जी बोले, आखिर बेटा किसका है? तुम्हारी परवरिश और अच्छे संस्कार देने का यह परिणाम है।